हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक यूपी बूस्टर की तरह इस वीडियो को लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो है कंबाइन किए गए हैं। जैसे यूपी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन है, महिलाएं प्रमुख कौन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख स्थल कौन से थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आर ओ में भी और यूपी पीसीएस में भी, तो वो सब इसमें कवर करेंगे। और ये जो है आर ओ के पेड ग्रुप में यूपी पीसीएस वाले जो पेड ग्रुप चल रहा है, इसके अलावा आर ओ और प्लस यूपी पीसीएस का एक कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है। तो तीनों ग्रुप में ही आपको ये मिल जाएगा। एक यूपी स्पेशल का अलग नोट्स है और ये यूपी बूस्टर की तरह लीजिएगा। तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी नोट्स वगैरह, पीवाईक्यूज जो हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, टेस्ट वगैरह सब आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर वगैरह मंथली वाला है या घटनासार, आयु दृष्टि, ये सब उसमें है। और ये यहाँ से शुरुआत करेंगे हम प्रमुख क्रांतिकारियों से। ये टॉपिक जो है यूपी पीसीएस मेंस में भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी पूछा जाता है। आर ओ के मेंस में आप निबंध लिखते टाइम अगर कहीं संस्कृति पे लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा प्री में तो यहाँ से फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में भी और आर ओ में भी। तो चलिए शुरू करेंगे। मंगल पांडे से शुरुआत करेंगे, जिनसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी वो 1857 में मंगल पांडे की वजह से ही इसकी शुरुआत, मेन जो नींव पड़ी थी, इन्हीं की वजह से पड़ी थी। इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 में। ज़्यादा डेट इनकी इंपॉर्टेंट नहीं रहती प्री के एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप मेंस में इनसे संबंधित जो है कुछ लिखने को आ जाए तो वहाँ पे अगर आप डेट लिख देते हैं, सन ही लिख देते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो है फैक्ट मिल जाएगा आपको। तो 1827 में इनका जन्म हुआ था। नगवा गांव बलिया में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? बलिया में। और कहाँ पर ये तैनात थे सिपाही के रूप में? तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 34वीं रेजिमेंट, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो ये 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर पश्चिम बंगाल के सिपाही थे। और फरवरी महीने में 1857 में एनफील्ड राइफल जो सिपाहियों को दी गई थी, और कहा गया था, मतलब कहा जा रहा था ये अफवाह थी या फिर सत्य था, हालांकि ये सत्य ही था, फिर भी अंग्रेज जो है इसको अफवाह कहते थे। जो कारतूस इसमें लगानी होती थी इस राइफल में, वहाँ पे सुअर, उस कारतूस में उसको मुंह से खोलना होता था और सुअर और गाय की चर्बी उसमें मिली हुई होती थी। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ होता था, क्योंकि सुअर जो है मुस्लिम धर्म में अपवित्र मानी गई है और गाय को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए दोनों को विरोध था इसका। तो इसीलिए इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो है ये जो चर्बी वगैरह लगी थी, इसका सबसे पहला विरोध जो है मंगल पांडे ने ही किया था। इन्होंने मना कर दिया कि हमें जो है ये कारतूस का प्रयोग नहीं करना है। तो जो अंग्रेज अधिकारी था ह्यूस्टन एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने मतलब आदेश दिया था कि आप अपनी वर्दी वापस कर दो मंगल पांडे से, और अपना जो राइफल वगैरह सब वापस कर दो। पद से हटाने की इनकी बात थी कि मतलब पूरी तरह से इनका जो है नौकरी चली जाती। तो इन्होंने, मंगल पांडे ने ऐसा कोई वापस नहीं किया आराम से, इन्होंने ह्यूस्टन को ही मार दिया सीधे। अंग्रेज अधिकारी ह्यूस्टन की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने इसी विरोध में। उसके बाद यही से चिंगारी लगी थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की। और बाद में आखिरकार जो क्रांति जो मेन रूप से, औपचारिक रूप से शुरू हुई थी, वो तो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, लेकिन इसकी चिंगारी मंगल पांडे ने ही बैरकपुर से छेड़ी थी। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, बलिया से संबंधित थे, इसलिए जो मेन क्रांति उभरी वो यूपी में उभरी थी, मेरठ क्रांति के रूप में। और इसमें जो है ह्यूस्टन को मारने के बाद इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। वैसे ये जो डेट थी ये 18 अप्रैल, जो तिथि पहले निर्धारित थी वो 18 अप्रैल निर्धारित थी, लेकिन उसके पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जो है अगले ही महीने, मतलब 10 मई 1857 को मेरठ क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इतना ये मंगल पांडे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगले जो व्यक्ति है, नाना साहब के बारे में। इनका जन्म हुआ था 19 मई 1824 में। 19 मई 1824 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो दूसरा नाम है वो है गोविंद धोंदो पंत इसको इनको कहा जाता था, और ये लोकप्रिय थे नाना साहब के नाम से। और इनके जो माता पिता थे वो एक ब्राह्मण कहे जाते हैं, ब्राह्मण थे इनके माता पिता, लेकिन जो इनके मतलब इनको गोद ले लिया गया था बाजीराव द्वितीय, पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, उनके द्वारा इनको गोद ले लिया गया था। बाजीराव द्वितीय जो थे, इनको पेशवा के पद से जब हटाया गया था तो इनको भेज दिया गया था बिठूर, अंग्रेजों के द्वारा। यहीं पे पेंशन पे ही रहते थे, कानपुर के बिठूर में, बाजीराव द्वितीय। और इन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया था। और ये जो नाना साहब थे, इन्हीं के टाइम पे, मतलब इन्हीं के एज के लगभग थे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला। तो ये लोग जो है इनके दोस्त बन गए थे, क्योंकि इन तीनों का संबंध जो है बाजीराव द्वितीय से भी था। ये तीनों जो है बाजीराव द्वितीय से संबंधित थे, मतलब इनके पिता वगैरह जो है बाजीराव द्वितीय के दरबार में भी आते थे, बिठूर में इनके साथ भी रहते थे। तो नाना साहब के ये तीनों लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे
एक अंग्रेजों की नीति थी, डलहौजी की नीति थी कि जो दत्तक पुत्र होगा, जो मतलब गोद लिया हुआ पुत्र होगा, उसको ना तो पद दिया जाएगा ना पेंशन दी जाएगी, उसका राज्य भी अंग्रेजों के शासन में मिला लिया जाएगा। तो उसी का इन्होंने विरोध किया था। जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, बाजीराव द्वितीय जब बढ़ जाते हैं, तो दोनों पंथ यानी नाना साहब ने कहा कि जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया था, जैसे पेंशन वगैरह जो उनको मिलती थी, वो सब हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन डलहौजी ने की नीति थी कि कोई भी दत्तक पुत्र जो है आगे उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। इसी वजह से जो है पहले तो अजीमुल्ला को नाना साहब ने भेजा था कि आप बात करके आओ, पत्र वगैरह दे के आओ, अंग्रेजों से बात करो, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, तो कानपुर से इन्होंने विद्रोह कर दिया था नाना साहब ने। 5 से 6 जून के बीच में 1857 में ये विद्रोह हुआ था। तो ये इतना याद रखिएगा, जून 1857 में कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने। और उसके बाद जो है काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई, कई सारे जो मराकज जो कहा जाता है, बहुत सारा सती चौरा, ये सब घटनाएं यहाँ पर हुई थी। और चौरी चौरा नहीं है, सती चौरा अलग चीज़ है, और ये जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी मारा गया था। अंग्रेजों ने कहा था कि इसमें नाना साहब का हाथ है, तो अंततः उनको भागना पड़ा था। यहाँ पे अंग्रेज जो कैंपवेल था, उसने जो है नेतृत्व करके कानपुर का पूरा विद्रोह का दमन कर दिया था कैंपवेल ने, और नाना साहब के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया था। और कहा जाता है इसके बाद नाना साहब नेपाल चले गए। कुछ लोग कहते हैं बाद में गुजरात में उनकी मृत्यु हुई, कुछ लोग कहते हैं 1859 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और कुछ लोग कहते हैं 1902 में जाके उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी डेट कुछ निर्भर नहीं है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ों में मिलता है कि नाना साहब बाद में नेपाल चले गए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो इतनी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं मेंस में भी, और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम बचपन वाला याद रखिएगा, दोनों पंथ। और ये जो है किसके दत्तक पुत्र थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के। आगे बात करेंगे तात्या टोपे की। इनका जन्म हुआ था नासिक महाराष्ट्र में 1814 में। वास्तविक नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग राव। रामचंद्र पांडुरंग राव तात्या टोपे का बचपन का नाम था। और इनका पालन पोषण किसने किया था, तो बाजीराव द्वितीय ने किया था, जिसका जो है नाना साहब ने किया था। उन्हीं ने जो है तात्या टोपे का भी पालन पोषण बिठूर में किया था। नाना साहब की सेनापति थे। बाजीराव द्वितीय के बाद जो है ये नाना साहब के सेनापति बने थे। और ये जो है इन्होंने जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें नाना साहब का भी साथ दिया था और लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था। मतलब झांसी से भी ये लड़े थे और कानपुर से भी ये लड़े थे तात्या टोपे। तात्या टोपे नाम भी जो है बाजीराव द्वितीय ने ही दिया था। इन्होंने एक टोपी दी थी, बाजीराव द्वितीय ने, कहा जाता है कहानी के रूप में ये तात्या टोपे को एक टोपी दी थी, और उसको ये बहुत शान से पहनते थे तात्या टोपे। तो लोग जो है इनको तात्या टोपे कहने लगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो है बाद में सब जगह लड़ाई वगैरह करके ये भागे हुए थे, मतलब अंग्रेजों से बचते हुए शिवपुरी मध्य प्रदेश में, वहाँ के जंगलों में ये थे, सो रहे थे। कभी यही पकड़ पाए थे इनको अंग्रेज, लेकिन सोते टाइम जो नरवर का राजा मान सिंह था, उसके विश्वासघात की वजह से अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था शिवपुरी में, और वहीं पे इनको फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई थी शिवपुरी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे मोतीलाल नेहरू की। तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू का पेशे से ही वकील थे, काफ़ी फेमस वकील थे। इनके माता पिता कौन थे, तो जनू रानी, जिनका नाम इंद्राणी है, इंद्राणी नेहरू, और गंगाधर नेहरू इनके माता पिता थे। और कहा जाता है कि ये कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू बाद में आए थे यहाँ पर, पहले ये दिल्ली गए थे, आगरा में भी रहते थे, और इनका जन्म लेकिन प्रयागराज में ही हुआ था। और काफ़ी बड़े मतलब अमीर ये थे ये मोतीलाल नेहरू। और प्रयागराज में सिविल लाइन्स में बहुत बड़ा घर लिया था इन्होंने। तो ये कहा जाता है, मतलब ये कहानी है इनके बारे में। फिर इन्होंने जो है दैनिक समाचार पत्र एक निकाला था, द इंडिपेंडेंट किसका है, तो ये है मोतीलाल नेहरू का। कांग्रेस के 2 बार ये अध्यक्ष बने थे। कब, तो अमृतसर अधिवेशन में 1919 में, और कलकत्ता अधिवेशन में 1928 में। तो ये सब चीज़ें आप एकदम से याद रखिएगा, और पसंद आ रही हो तो लाइक वगैरह कर दिया करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सब बस मेरे हौसले के लिए। तो अमृतसर में जो है 1919 में ये अध्यक्ष बने थे, और कलकत्ता में 1928 में। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो है 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। तो जिसका विरोध भी किया था जवाहरलाल नेहरू, इनके बेटे ने, और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने, दोनों लोगों ने विरोध किया था कि डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है, मोतीलाल नेहरू से। और ये जो है एक अंग्रेज था बिरकेनहेड, उसी ने एक चुनौती दी थी कि आप लोग अपना संविधान बना के दिखाओ, अपना ये करके दिखाओ। तो इन्होंने उसी नाम पे ये रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसके साथ मिलकर, तो CR दास के साथ मिलकर। CR दास इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो ये स्वराज पार्टी जो है ये कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस की खिलाफत में शुरू हुई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद।
जो चौरी चौरा की घटना थी, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, जिससे संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। फिर मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 6 फरवरी 1931 को, 6 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट बात करेंगे, तब तक हमारी आज़ादी नहीं मिली है, मतलब पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को, इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू का भी और मदन मोहन मालवीय दोनों लोग का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। ये एक शिक्षक थे, शिक्षाविद थे, वक्ता थे, राष्ट्रीय नेता थे। पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद ये टीचर बन गए थे। उसके बाद नेता भी बने, बहुत सारे इन्होंने बहुत सारा काम किया यूपी के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे 1902 में संयुक्त राष्ट्र प्रांत, जब इसका नाम था उत्तर प्रदेश का, तब ये विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए 1902 में। उसके बाद 1910 से 1920 तक ये विधानसभा के भी सदस्य रहे थे, तो दोनों के ही सदस्य रहे थे, दोनों सदन के यूपी के। इसके अलावा इनकी जो उपाधि है महामना, ये किसने दी थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा इनको उपाधि मिली थी ये। इसके अलावा कर्मयोगी की उपाधि भी इनको मिली थी, जो हमारे एस राधाकृष्णन द्वितीय जो राष्ट्रपति बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा इनको कर्मयोगी की भी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो प्रभावित थे गोखले से भी, गोपाल कृष्ण गोखले से और बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दल से संबंधित थे और बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल से संबंधित थे, दोनों से प्रभावित ये थे, इसलिए इनका जो विचार था वो दोनों से का मिक्स था ये। नेक्स्ट बात करेंगे, गांधी जी के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन वगैरह में भाग लिया था और जेल भी गए थे कई बार। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, जो भी BHU है उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही हुई थी 1916 में। इसके अलावा एक प्रथा थी गिरमिटिया मजदूर प्रथा, एक तरह की दास प्रथा ये थी, मजदूरी कराई जाती थी दास के रूप में। तो गिरमिटिया जो मजदूरी प्रथा थी उसको समाप्त करने में इनकी काफ़ी भूमिका थी। 1915 में हिंदू महासभा की इन्होंने स्थापना कराई थी, हिंदू महासभा की स्थापना। इसके अलावा अभ्युदय जो है हिंदी में पत्र निकाला था, मर्यादा को हिंदी में निकाला था। लीडर इनका अंग्रेजी का पत्र था। भाषाएं भी याद होनी चाहिए और जो पत्र है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी ये भाग लेने गए थे गांधी जी के साथ। गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उनके साथ ये भी गए थे। इसके अलावा सत्यमेव जयते को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, जो मुंडकोपनिषद है वहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते, तो उसको लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। उसके बाद में हमारा ये स्लोगन भी बना था। नेक्स्ट बात करेंगे, 4 बार ये कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। कब यहाँ पे निर्वाचित होने की बात करी जा रही है, मतलब बने नहीं थे, बने तो 2 ही बार थे कांग्रेस के पद के अध्यक्ष, लेकिन जो है ये निर्वाचित 4 बार हुए थे। पहले 1909 में लाहौर अधिवेशन में, 1918 में दिल्ली अधिवेशन में, यहाँ पे दोनों जगह ये बने थे। 1909 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। उसके बाद 1918 की जो अध्यक्ष पद था वहाँ पे भी इनका चयन हुआ था, दिल्ली में जब अधिवेशन था। उसके बाद 1932 के दिल्ली अधिवेशन में भी इनका चयन हुआ था, लेकिन उस टाइम ये जेल में थे 1932 और 33 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन के विरोध में इनको गिरफ्तार किया गया था, ये जेल में थे। तब इनकी जगह पर अमृत रणछोड़ दास सेठ थे एक लोग, वो बने थे यहाँ पर अध्यक्ष। उसके बाद फिर 1933 में कलकत्ता अधिवेशन के लिए भी इनको चुना गया था, लेकिन इनकी जगह पर जेल में रहने की वजह से नलिनी सेन गुप्ता जो है अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1933 की अध्यक्ष बनी थी। तो अंतिम 2 बार ये जेल में थे। नेक्स्ट बात करेंगे, 2014 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। भारत रत्न जो हमारा सर्वोच्च सम्मान है वो इनको मिला था 2014 में। और इनके नाम पर ही ट्रेन चलाई गई थी अभी जल्दी में ही, महामना एक्सप्रेस 2016 में ये चलाई गई थी वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में ट्रेन चली थी महामना एक्सप्रेस। चित्तू पांडे के बारे में, इनको शेरे बलिया कहा जाता है, शेरे बलिया, क्योंकि यही जो है सबसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने बलिया को फेमस किया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। और इनका जन्म हुआ था रत्तूचक गांव में, रत्तूचक गांव बलिया में है। 1865 में 1865 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है बचपन से ही काफ़ी मतलब ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो देश प्रेमी व्यक्ति थे। तो इन्होंने जो है इनको बलिया की कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बलिया कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे, प्रमुख भूमिका थी वहाँ पे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इनका जो कार्य था वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, जब समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी बलिया में। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कि 8 अप्रैल 1942 में शुरू हुआ था, और अगले ही दिन 9 अप्रैल को जितने भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो इसकी सूचना जब रेडियो वगैरह के माध्यम से सभी जगह फैली, तब यहाँ बलिया में जो है इन्हीं के नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे, जिसमें जितनी भी सरकारी संस्था थी, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया,
पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे लाइन, जो जितनी भी लाइंस वगैरह, जो पानी की टंकियाँ, ये सब जितनी भी चीज़ें थी सबको तोड़ फोड़ वहाँ पे की गई। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे उनको मारा गया, विद्रोहियों ने मारा, क्योंकि हमारे प्रमुख नेता सभी गिरफ्तार हो चुके थे। तो इन्हीं लोगों के द्वारा ये आंदोलन आगे बढ़ाया गया था। अब ये कहाँ कहाँ पे अगर आपको लिखना हो मेंस में तो कुछ स्थानों का वहाँ पे जिक्र करना पड़ेगा। जैसे कुछ प्रमुख स्थान जहाँ पे विद्रोहियों ने हमला किया था वो कौन कौन से थे, तो बैरिया थाना, बिलथरा रेलवे स्टेशन की एक मालगाड़ी को लूटा था, बांसडीह तहसील पर जो है तिरंगा भी लहराया था इन लोगों ने। तो ये जो है इनका बहुत प्रमुख योगदान रहा था। यहाँ पे जितने भी विद्रोह हुए थे उसमें चित्तू पांडे का प्रमुख योगदान था। जितना भी विद्रोह हो रहा था इनके नेतृत्व में हो रहा था। और उस टाइम पे बलिया के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, जो डीएम कहे जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस टाइम पे थे जगदीश्वर निगम। तो जगदीश्वर निगम को ये आदेश दिया गया था कि जितने भी विद्रोही हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने विद्रोहियों का ही साथ दिया था। इन्हें पता था कि ये जो विद्रोही अच्छा काम कर रहे हैं इसी से अंग्रेज जो है थोड़ा सा डरेंगे, थोड़ा बहुत प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। तो जगदीश्वर निगम का नाम भी अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, और जगदीश्वर निगम ने मतलब काफ़ी कहने के बाद गिरफ्तार तो किया था इनमें से कुछ लोगों को। जैसे चित्तू पांडे को, सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया था। चित्तू पांडे को, राधा मोहन सिंह, विश्वनाथ चौबे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बाकी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये प्रमुख व्यक्ति थे। लेकिन जो विद्रोही थे, विद्रोही 19 अगस्त की बात है, ये लोग जितने विद्रोही थे हाथ में हसिया वगैरह लेके, बहुत सारी चीज़ें लेके, से हथियार लेकर, जितना भी उनके पास हथियार वगैरह थे, फावड़ा वगैरह लेकर, या फिर जो जानवर, छोटे छोटे जानवर, बिच्छू, सांप वगैरह भी भरकर सब हमला करने के लिए गए थे जेल की तरफ। और इससे मतलब विवश होकर उनको छोड़ना पड़ा। वैसे छोड़ना भी चाहते थे जगदीश्वर निगम, लेकिन जनता के एकजुट होने के कारण जितने भी प्रमुख नेता थे उनको रिहा कर दिया गया था। चित्तू पांडे को, राधा मोहन सिंह को, विश्वनाथ चौबे को। और बहुत ही इज्जत के साथ जगदीश्वर निगम इनको लेकर गए थे, जो जेल से लेकर जो वहाँ का थाना था वहाँ तक लेकर गए थे। इसके बाद बलिया में जो है इंडिया में पहली बार समानांतर सरकार की स्थापना आज़ादी के पहले ही कर दी गई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। और ये आंदोलन इतना ज़्यादा प्रभावी रहा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा सैनिकों को मारा गया था, और लेकिन काफ़ी विद्रोहियों की भी मृत्यु हुई थी। उसी से गुस्सा होकर जो है ये विद्रोह और ज़्यादा भड़का था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत गोलियां चलाई थी इस पे, इस विद्रोह के दमन के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर इसमें साबित नहीं हुए थे अंग्रेज। काफ़ी समय के बाद फिर जो है ब्रिटिश सेना ने जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, पूरे विद्रोह को का दमन किया और वापस से समानांतर सरकार की जो है हटाया, ब्रिटिश सरकार की स्थापना की। और बाद में जाके 1946 में आज़ादी के पहले ही जो है चित्तू पांडे की मृत्यु हो जाती है। तो ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था जो यहाँ पे विद्रोह हुआ था, और मेन भूमिका चित्तू पांडे की थी। यहाँ पे अगर आप मेंस में लिखते हैं तो बस केवल ये जो पॉइंट्स लिखे इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में 1997 में। और ये जो है काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे, शायर थे, अनुवादक थे, इतिहासकार थे। बहुत सारी रचनाएँ भी हैं इनकी जो कि बाद में मिली थी आज़ादी के बाद। बहुत सारी रचनाओं को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इनके माता पिता का नाम, तो पिता का नाम मुरलीधर था, माता का नाम मूलमती था। और ये आर्य समाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 1915 में एक आर्य समाजी व्यक्ति थे भाई परमानंद, उनको फांसी दे दी गई। उसी टाइम से इनका क्रोध ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का था। और उसके बाद इन्होंने मातृ देवी संगठन की भी एक स्थापना की थी। ये संगठन याद रखिएगा, मातृ देवी संगठन। और ये एक गुप्त संस्था थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहती थी। और इसमें जो है इनकी हेल्प की थी गेंदा लाल दीक्षित ने। ये भी एक प्रमुख व्यक्ति हैं मैनपुरी से संबंधित। मैनपुरी में ही ये लोग जो है इस संगठन के लिए धन एकत्र करने के लिए, जो ये संगठन आसानी से चल सके, उनका जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी भारत को आज़ाद कराने की, वो आसानी से चल सके, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती थी। तो जो बड़े व्यापारी लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, या फिर जो सरकारी खजाना होता था, उसको लूटने का काम ये संस्था भी करती थी। ये संस्था जो है पैसा एकत्र करने के लिए लूट का काम भी करती थी। तो संगठन ने जो है मैनपुरी में एक लूट की थी, काफ़ी फेमस थी वो। और बाद में इन पर जो है सत्यार्थ प्रकाश का भी प्रभाव पड़ा था। बाद में काफ़ी पूजा पाठ भी करने लगे थे। 1918 में द ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, ये याद रखिएगा, इसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था। द ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का अनुवादक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके अलावा शाहजहाँपुर की एक कंपनी थी भारत सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके ये प्रबंधक भी रहे थे। इसके बाद 1922 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, जो चौरी चौरा जो अहिंसा हुई थी उसके कारण वापस ले लिया था, तो असहयोग आंदोलन वापस लेने पर ये इन्होंने काफ़ी विरोध जताया था। जो गया वाला अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इन्होंने एकदम अच्छी तरह से विरोध किया था कि वापस नहीं लेना चाहिए असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट बात करेंगे
फिर बाद में इन्होंने जो है 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन थी, जो HRA थी, जो जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल वगैरह ने कानपुर में की थी, HRA की स्थापना उसी के साथ ही संलग्न थे। तो उन्होंने, उस संस्था ने, HRA ने एक काकोरी ट्रेन एक्शन किया था, जिसको काकोरी कांड भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1925 में हुआ था जो ट्रेन लूट वाली घटना, तो उसमें भी ये रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे। 1927 में एक जज था, जज A हैमिल्टन, उसने कहा कि ये जो घटना हुई है काकोरी वाली, ये काफ़ी ऐसी घटना है, केवल लूट नहीं है, ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करने की एक साजिश है। तो इसके लिए इनको फंसाया गया था, फांसी दी गई थी। एक तो मैनपुरी षड्यंत्र के लिए इनको फांसी दी गई थी, जो वहाँ पे इन्होंने मातृ देवी संस्था गठित की थी, वहाँ पे डकैती वगैरह की घटनाएं हुई थी, उसके कारण उसको मैनपुरी षड्यंत्र कहा गया था। और ये जो ट्रेन लूट थी उसको काकोरी कांड कहा गया था। इन्हीं दोनों केस में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड। और रामप्रसाद बिस्मिल को उसके बाद फिर 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। 1927 में गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। अब एक जो है, जो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1931 वाला, वो अलग चीज़ है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दी गई थी। ये वाली फांसी की घटना 1927 में हुई थी, राप्ती नदी के तट पर हुई थी, राजघाट में। बाद में जो है इनका स्मृति स्थल भी एक बनाया गया था देवरिया के बरहज में, जो कि गोरखपुर के बगल में ही है। वहाँ पे जो है इनका एक स्मृति स्थल बना था, लेकिन फांसी गोरखपुर में हुई थी। तो ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कई महिलाओं के बारे में भी हम देखेंगे, उसको भी आगे जो है कई ऐसी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी प्रभावशाली रही थी। चलिए शुरू करेंगे। संविधान सभा में फिलहाल कितनी महिलाएं थी अगर बात करी जाए तो टोटल पूरे इंडिया से 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो 15 महिलाएं थी। उनमें से उत्तर प्रदेश की कितनी थी, तो 6 महिलाएं थी। अब इन 6 के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद की जो कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं उसको अलग से देखेंगे। तो पहली थी इसमें विजय लक्ष्मी पंडित। ये चीज़ें आपको यूपीपीसीएस मेंस में भी काम करेंगी अगर आपका यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम होगा तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है, इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त सन 1900 में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद जो है जवाहरलाल नेहरू का भी घर है, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन है विजय लक्ष्मी पंडित। महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी। 3 बार ये जेल गई थी इसी आंदोलन के दौरान, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था। इसके बाद 1931 में पहली बार ये महिला कैबिनेट मंत्री, पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। पहली महिला कैबिनेट मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन। फिर 1953 में ये यूएन जनरल असेंबली में शामिल हुई थी। इसमें यूएन असेंबली में शामिल होने वाली पहली एशियन महिला थी, पूरी एशिया की ये पहली महिला थी। 1953 में ही शामिल हुई थी। तो ये इतनी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, इलाहाबाद से ये संबंधित थी। अगला जो है वो है राजकुमारी अमृत कौर। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1889 को। 2 फरवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ के कपूरथला के राजा की बेटी थी अमृत कौर। इनकी पढ़ाई वढ़ाई जो है, ये राजा की बेटी थी तो इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद जब ये भारत आई थी तो भारत आने के बाद ये जो है 16 साल तक गांधी जी की सेक्रेटरी रही थी, 16 साल तक। और ये पहली, हमारी आज़ादी के बाद पहली जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, यही अमृत कौर बनी थी। इसके अलावा इन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कराने में इनका योगदान था। खेल में भी ये आगे थी। खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं के कल्याण के लिए भी इन्होंने काम किया था। खेल के क्षेत्र में काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ये थी, तो लखनऊ से थी। कपूरथला के राजा की बेटी थी, इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। पहले ये गांधी जी की सेक्रेटरी थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। फिर अगला जो है यहाँ पर बेगम एजाज रसूल। ये जो है नवाब एजाज रसूल की बेगम थी। मुस्लिम लीग में पहले ही शामिल थी, मुस्लिम लीग के सदस्य थी। बाद में जो ये कांग्रेस में शामिल हो गई थी। 1937 के चुनाव में ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी थी। 1937 में भी इनकी भूमिका थी बेगम एजाज रसूल की। और सन 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि ये जो है पहले मुस्लिम लीग में थी, बाद में ये कांग्रेस में आई और 1937 में ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी थी। अगली जो है प्रमुख व्यक्ति वो है कमला चौधरी। अब ये याद रखिएगा सभी जो है संविधान सभा की 6 महिलाओं में आएंगी। कमला चौधरी जो है, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। संपन्न परिवार से थी ये लेखिका थी। इनका जो परिवार था काफ़ी रूढ़िवादी था, पुराने विचारों का था। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा राष्ट्रवादी विचार थे इनके। बाकी घर में जितने लोग थे उनके जो पश्चिमी सभ्यता से वो प्रभावित थे, लेकिन ये जो है ये भारतीय सभ्यता को मानती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनकी भूमिका थी। 1930 में इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका थी कमला चौधरी की। फिर 70 के दशक में ये लोकसभा की सदस्य बनी थी। कमला चौधरी जो है 70 के दशक में लोकसभा की सदस्य बनी। महिला दशा सुधारने में इनका काफ़ी योगदान रहा था।
ये कुछ पॉइंट्स जो है आप मेंस में ऐड कर सकते हैं। बाकी इतना याद रखिए कि संविधान सभा की में उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करेंगे सुचेता कृपलानी। ये संविधान सभा में इनका चयन अम्बेडकर जी के द्वारा, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। महिला राजनीति को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका थी। 1940 में वीमेन विंग की स्थापना करी थी इन्होंने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1940 में वीमेन विंग की स्थापना किसने करी थी? तो सुचेता कृपलानी ने। इसके अलावा सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और कहाँ पे बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्णिमा बनर्जी की। ये कट्टरपंथी नेता थी, मतलब जो गरम दल वाला होता है, तो ये गरम दल की नेता थी। मान लीजिए कि कट्टरपंथ से, राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थी। इसके अलावा ये आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने महिला समूह सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। महिला समूह सदस्य की इन्होंने भूमिका निभाई थी। फिर INC कमेटी की सेक्रेटरी रही थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी थी उसकी सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। किसान आंदोलन, इसके अलावा ट्रेड यूनियन का मुद्दा हो या ग्रामीण मुद्दा हो, उसके लिए इन्होंने पूर्णिमा बनर्जी ने काफ़ी काम किया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है संविधान सभा की सदस्य थी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो ये 6 महिलाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? तो सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी। अब कुछ अन्य प्रमुख महिलाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित, जैसे रानी ईश्वरी कुमारी। अब यहाँ पर हम झांसी की रानी की बात नहीं कर रहे, वो तो इतनी फेमस है कि सबको पता है। रानी ईश्वरी कुमारी जो है तुलसीपुर के राजा की पत्नी थी। अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। बस ये याद रखना है कि इनकी भूमिका जो है भारत के आज़ादी में थी और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। नेक्स्ट यहाँ पर अजीजन बेगम, ये कानपुर से संबंधित थी, नर्तकी थी, कानपुर की नर्तकी थी। और इन्होंने घायल जो हमारे सिपाही होते थे उनकी मरहम पट्टी करती थी, अंग्रेजों से उनकी रक्षा करती थी, उनको बचाने का काम करती थी। नेक्स्ट बात करेंगे ऊदा देवी की। लखनऊ का जो सिकंदर बाग किला था वहाँ पर इन्होंने 32 सैनिकों के साथ मतलब लड़ाई करी थी और उनको मारा था। सिकंदर बाग किले में इन्होंने संघर्ष किया था अंग्रेजों से, ऊदा देवी ने। फिर आती है दुर्गा भाभी। ये 1928 में जब सैंडर्स की हत्या करी गई थी, भगत सिंह और राजगुरु ने करी थी, तब जो है इन्होंने उनको बचाया था, उनका साथ दिया था। तो ये दुर्गा भाभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीज़ें जो है, इतनी महिलाएं जो है हमारे आज़ादी के लिए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी में जितने भी स्थल हैं पाषाण काल से संबंधित, वो सभी स्थल देखेंगे। और ये आपको RO के एग्जाम में मिलेगा, यूपी PCS के एग्जाम में मिलेगा। यूपी PCS मेंस के एग्जाम में जो पेपर 5-6 यूपी स्पेशल होने वाला है, ऑप्शनल की जगह पर अब यूपी स्पेशल आएगा, तो उसमें भी ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे और यहाँ से आप उसमें इनपुट डाल सकते हैं। प्री में अगर RO की बात करें या यूपी PCS की बात करें तो दोनों का लेवल सेम होता है, क्योंकि आयोग सेम ही कराता है सभी चीज़ें, तो उसमें ये आपको चीज़ें मिलेंगी। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार जो है अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं। पूरा पाषाण काल लगभग जो है ये 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की बात है। बहुत पुरानी बात है ये। और ये अगर आप टाइम पीरियड मेंस में भी लिखते हैं, नहीं मेंशन करेंगे तो भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग बताते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखेंगे। तो बेलन घाटी एक जगह पड़ती है जहाँ से पूरा पाषाण काल के भी स्थल मिले हैं, मध्य पाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी स्थल मिले हैं। तो ये काफ़ी फेमस घाटी है जहाँ से सभी पाषाण काल के यहाँ पे स्थल जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज और जो प्रतापगढ़ वाला एरिया है उसमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो बेलन घाटी के अंतर्गत आते हैं। बेलन घाटी कौन सा एरिया है? तो विंध्य जो पर्वत है, विंध्य पर्वत जो है हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है और हमारा उत्तर प्रदेश जो है उसकी तलहटी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो विंध्य की तलहटी वाला क्षेत्र पड़ता है, तो वहीं पर है बेलन घाटी वाला क्षेत्र है। ये बेलन एक नदी है, उसकी घाटी को कहा जाता है बेलन घाटी। और इसमें जो है एक तो हो गया बेलन घाटी वाला क्षेत्र जहाँ से पूरा पाषाण काल के स्थल मिले हैं। दूसरी है सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी कहाँ पड़ती है? तो ये सोनभद्र में पड़ती है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई सिंगरौली घाटी कहाँ पर पड़ती है? सोनभद्र में। तीसरा यहाँ पर एक चकिया तहसील है जो कि चंदौली में पड़ती है। चंदौली की सीमा किससे साझा होती है? तो बिहार से। तो बिहार वाले एरिया के पास ही है चंदौली, वहाँ पर चकिया तहसील है जहाँ से पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर बेलन घाटी के अंतर्गत एक लोहदा नाला जगह है जहाँ से हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्री के लिए भी, क्योंकि RO में भी और यूपी PCS में भी, कि मातृ देवी की मूर्ति पूरा पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी के लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। यहाँ पे जैसे कोलडीवा दे दिया गया, लहुरा देव दे दिया गया, लोहदा नाला यहाँ पर सही आंसर होगा। और यहाँ से जो है पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं।
पूरा पाषाण काल में जो यहाँ से बेलन घाटी से पत्थर के औजार मिले हैं वो किस पत्थर से बने होते थे, तो स्फटिक पत्थर से बने होते थे। वो स्फटिक पत्थर आपने देखा होगा जो थोड़ा सा कांच के टाइप का दिखता है, पारदर्शी थोड़ा होता है, तो उस पत्थर के यहाँ पे औजार मिले हैं। तो ये तो बात हो गई पूरा पाषाण काल की। इतना अगर आप मेंस में लिख देते हैं तो जितने शब्दों में लिखा जाता है उसी में ये कवर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मेजा करछना सोराव, ये जो प्रयागराज वाला एरिया है मेजा करछना सोराव, यहाँ से मध्य पाषाण काल के स्थल मिले हैं। सराय नाहर राय से मिले हैं, मोहराना पहाड़ से मिले हैं, लिखैया से मिले हैं, चौपानी मांडो से मिले हैं। लगभग ये सभी एरिया जो है प्रतापगढ़ और प्रयागराज के अंतर्गत ही आता है। तो ये जो है जैसे सराय नाहर राय, मादा, ये सभी जब कहाँ आते हैं, ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो सभी बेलन घाटी के एरिया हैं मध्य पाषाण काल के जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ से क्या चीज़ मिला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सराय नाहर राय से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। झोपड़ी मिली है, अस्थायी निवास के मतलब साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। 14 समाधान मिले हैं जो समाधि मतलब जो लोगों को गाड़ा जाता था उस टाइम पे। और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। और यहाँ पर जो समाधान मिले इसमें पूर्व पश्चिम लोगों को लेटाया जाता था। जब मर जाते थे लोग तो उनको जब दफनाया जाता था तो पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था, जैसे अब उत्तर दक्षिण ऐसा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बाह्य आक्रमण के यहाँ पे साक्ष्य मिले, युद्ध के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अधजली हड्डियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, आधी जली हुई हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं सराय नाहर राय से। तो इतनी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर महदहा से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। स्त्री पुरुष का मतलब एक साथ मिला है, युगल समाधि यहाँ से मिली है महदहा से। सराय नाहर से भी बहुत सारे समाधान मिले थे, लेकिन यहाँ पे सराय नाहर में युगल समाधि नहीं मिली थी, महदहा में मिली है। इसके अलावा हड्डी से बने बाड़ाग्र मिले हैं और आभूषण, हड्डी के ही आभूषण वगैरह, मूर्ति वगैरह सब उस टाइम पे पूरा पाषाण काल में यूज़ होते थे। मध्य पाषाण काल में भी वही यूज़ होता था। सबसे पहले भी हम देखेंगे जब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति आएगी तब तांबे का पहली बार यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे हड्डी के बाड़ाग्र, हड्डी के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा दमदमा से जो है 41 समाधान मिले हैं, गर्त चूल्हे मिले हैं। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे एक ही समाधि के अंतर्गत 3 शव जो है दफनाए गए थे। एक ही समाधि में 3 शव कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। और युगल समाधियाँ कहाँ से मिली है, महदहा से मिली हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लेखैया, एक जगह है, लेखैया से 17 मानव कंकाल मिले। 17 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो लेखैया जगह से मिले हैं। फिर आता है, ये तो मध्य पाषाण काल हो गया। अगला बात करेंगे नव पाषाण काल की। तो पंचोह से यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रयागराज का पंचोह। इसके अलावा बेलन घाटी में कोलडीहवा से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव, संत कबीर नगर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर में है लहुरा देव, ये अभी हम देखेंगे। तो लहुरा देव में क्या चीज़ मिला है, तो यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व पहले की बात है ये। और यहाँ से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से, संत कबीर नगर में पड़ेगा ये। फिर आता है यहाँ पर कोलडीहवा बेलन घाटी का, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती पूछा जाएगा तो कोलडीहवा से, कृषि के साक्ष्य पूछा जाएगा तो लहुरा देव से। कृषि के साक्ष्य सबसे पुराने कहाँ पर मिले, लहुरा देव में, और धान की खेती के कोलडीहवा में बाद में मिले थे ये। नेक्स्ट यहाँ पे तो नव पाषाण काल हो गया, उत्तर प्रदेश में जो जो जगह है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। फिर आता है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, और यहाँ पर जो है पहली बार किसी धातु का अगर प्रयोग हुआ था तो तांबे का प्रयोग हुआ था। उसके बाद में कांसा बना, तो उसमें टिन मिक्स करके, तांबे में टिन मिक्स करके कांसा बनाया गया था, और बाद में लोहा आया था। तो सबसे पहले तांबा आया था, ताम्र पाषाण काल, और इसके साथ हमें मेरठ से मिलते हैं और सहारनपुर से मिलते हैं। तांबे का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है पाषाण काल से संबंधित, जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इसकी भौतिक संरचना है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर सबसे पहले स्थिति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बन गया, क्योंकि अभी तक जो है भारत का ही क्वेश्चन पूछा जाता था जो ग्लोब पर स्थिति होती थी, लेकिन अब यूपी स्पेशल के टॉपिक बढ़ रहे हैं, इसका जो वेटेज है वो बढ़ेगा एग्जाम में, तो ग्लोब पर इसकी पोजीशन भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर पृथ्वी गोल है, बीच से 0 डिग्री जाता है, ये बीच में ये जो इसकी देशांतर रेखा 0 डिग्री वाली ये जाती है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, भारत की स्थिति इधर है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। देशांतर के हिसाब से ये पूर्व में आ गया और ये अक्षांश के हिसाब से उत्तर में आ गया, तो उत्तर और पूर्व में स्थिति है, कहीं पे भी इसमें पश्चिम और दक्षिण नहीं आएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ पे अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 23:52 से लेकर 30:24 तक, और दोनों जो है उत्तरी अक्षांश ही रहेगा। अब यहाँ पे देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट ये जो पूर्वी देशांतर है उससे लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये होगा। ये हम क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर करेंगे, तो ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसका अक्षांश और देशांतर क्या है यूपी का,
और अगर आप मेंस वगैरह यूपी पीसीएस का दे रहे हैं वहाँ पे भी ये मेंशन कर देते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है कि यूपी की उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। इसको चौड़ाई कहा जाएगा क्योंकि ये कम है। 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है ये वाली जो है 240 किलोमीटर, और इधर वाली जो है ये 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि पूरे इंडिया के सभी राज्यों में चौथे नंबर पर आता है। पहले पे राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। और अगर पूछा जाए कि भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है उसका ये कितने परसेंट है, तो 7.33%। पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 7.33% है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश किसका भाग है। तो हमको पता है कि पहले जो है केवल एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। इसके चारों तरफ था पैंथालासा सागर। जब पेंजिया टूटा था तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा था। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है उत्तर प्रदेश, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिणी क्षेत्र जो है इसका, उत्तर प्रदेश का साउथ वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, ये किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। पठारी भाग जो एक्सटेंड होकर यहाँ पर आया है, जो दक्कन का पठार है उसका एक्सटेंडेड पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। उत्तराखंड जब हमारा अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, सन 2000 में अलग हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश को 3 भागों में, 3 भौतिक भागों में बांटा गया था। ये 3 भौतिक भाग कौन कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र ये एक में रखा गया है। फिर सेकंड पे आता है मध्य का मैदानी भाग, फिर थर्ड पे आता है दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, क्योंकि दक्षिण में थोड़े बहुत पठार भी हैं और पहाड़ भी हैं। जो विंध्यन रेंजेस हैं जो मध्य प्रदेश में, उनका थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट यूपी में भी है, तो उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे बुंदेलखंड, बघेलखंड वगैरह में कौन कौन से जिले आते हैं वो सब भी हम लास्ट में कवर करेंगे। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये उत्तर वाला जो हो गया ये बेल्ट, ये हो गई भाबर और तराई की बेल्ट, और बीच वाला जो हो गया मैदान हो गया, और ये नीचे वाला जो हो गया पहाड़ी पठारी क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पहला वाला जो हमने देखा भी भाबर और तराई क्षेत्र, वो कौन कौन से आएंगे। तो भाबर किसको कहा जाता है, जब हिमालय की बात करें तो हिमालय तो उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। नेपाल की मतलब हिमालय का कोई भी हिस्सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो सभी जो है पूरा नेपाल में ही चला जाता है। तो उसका जो नीचे वाला तलहटी जहाँ कंकड़ पत्थर होता है, कंकड़ पत्थर वाला कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है सबसे उत्तर में, और इसी को भाबर कहा जाता है। और यहाँ पे जो है नदियाँ विलीन हो जाती हैं, उन्हीं कंकड़ों के नीचे छुप जाती हैं। जो हिमालय की तलहटी है उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं काफ़ी जो है ऊबड़ खाबड़ ये क्षेत्र होता है। तो इसको देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग कहा जाएगा भाबर। एक पतली पट्टी के रूप में ऊबड़ खाबड़ ये भूमि है, सहारनपुर से लेकर पटरौना यानी कुशीनगर तक ये फैली हुई है। सबसे उत्तर में हमारे क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सहारनपुर है। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है कि कहाँ पे कौन से ज़िले हैं, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। यूपी जी के ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के देखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ सहारनपुर है और यहाँ पर कुशीनगर है। तो पूरा ये बेल्ट जो है ये फैली हुई है भाबर क्षेत्र की, पतली बेल्ट। और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, जो बेल्ट है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 34 किलोमीटर, लगभग औसतन जो है 34 किलोमीटर पड़ती है। औसत चौड़ाई इसकी हो गई 34 किलोमीटर। अब इसमें एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पीसीएस में भी और आरओ में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी जो भाबर क्षेत्र है इसकी चौड़ाई घटती है या बढ़ती है। तो पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई कम होती जाती, घटती जाती। जैसे जैसे हम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बढ़ेंगे, ये जो भाबर क्षेत्र है इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाएगी। इधर मोटा है, इधर जाते जाते ये पतला होता जाता है कुशीनगर के साइड। क्यों पतला होता जाता है, क्योंकि लगभग इसका जो हमको पता है कि यहीं पे उत्तराखंड है, हिमालय क्षेत्र में ही पड़ता है। तो इधर वाला जो है ज़्यादा दूर तक आ जाएगा इसका भाबर क्षेत्र, और यहाँ पर कंकड़ पत्थर पास तक इधर ही खत्म हो गए हैं। तो ये वाला क्षेत्र पतला होगा, इसका भाबर क्षेत्र इधर का पतला होगा, इधर का भाबर क्षेत्र जो है थोड़ा सा चौड़ा होगा। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भाबर में नदियाँ विलीन हो जाती हैं क्योंकि कंकड़ पत्थर के नीचे छुप जाती हैं। फिर आता है तराई क्षेत्र। भाबर के ठीक दक्षिण में ये वाली पट्टी पड़ती है, तराई क्षेत्र वाली, और ये भी जो है सहारनपुर से कुशीनगर तक ये पट्टी फैली हुई है। भाबर के बाद तराई आएगा। इसकी चौड़ाई कितनी, उसकी थी औसतन 34 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पड़ती है। और इसमें भी पूछा जा सकता है कि तराई क्षेत्र जो है पूर्व की ओर बढ़ने पर घटता है या बढ़ता है। तो जो तराई क्षेत्र है ये पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे जो सहारनपुर वाला एरिया है वहाँ पे ये पतला रहेगा, और जैसे जैसे हम कुशीनगर के साइड जाएंगे ये चौड़ा होता जाएगा, ये पूरा चौड़ा होता जाएगा। यहाँ पे तराई क्षेत्र ज़्यादा रहेगा।
तभी हमें पता है कि गोरखपुर के आसपास यहाँ पर जो है पानी वगैरह जो कछारी मिट्टी होती है वो ज़्यादा होती है, धान वगैरह ज़्यादा होता है, और इधर जो है ये पट्टी जो है पतली होती जाती है। भाबर यहाँ पे क्योंकि पहले ख़त्म हो गया रहता है तो यहाँ पर तराई क्षेत्र यहाँ तक पहुँच जाता है, अंदर तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भाबर में जो है जो नदियाँ विलीन हो गई थी वो तराई में दिखने लगती हैं और दलदली मैदान का निर्माण करती हैं। जो नदियाँ जो भाबर में कंकड़ पत्थर के नीचे आ गई थी, तराई में वो ऊपर आ जाती हैं और दलदली मैदान बनता है। तराई क्षेत्र में कम गहराई पर ही पानी मिल जाता है, जो स्वास्थ्य मानकों के लिए सही नहीं होता है। बहुत ऊपर भी पानी मिल जाता है तब भी वो सही नहीं रहता है। यहाँ पर जो है लंबी घासें होंगी ऊंची ऊंची, और काफ़ी पेड़ पौधे होंगे यहाँ पर साल सेलम वगैरह के, और जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी वाली खेती भी होती है। तभी हमें पता है कि पूरब में जो ये वाला एरिया, कुशीनगर गोरखपुर वाला एरिया, जो पूर्वांचल वाला एरिया है, यहाँ पर धान वगैरह ज़्यादा होता है, धान ज़्यादा होता है, गन्ना ज़्यादा होता है। इसलिए पहले चीनी मिल जो है देवरिया में लगी थी तो वो भी गन्ना यहाँ पर ज़्यादा पैदा होता था, इसीलिए चीनी मिल भी इधर ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे वैसे भी अगर आप जाइए तो पूर्वांचल के लोग जो है चावल ज़्यादा खाते हैं, और जैसे जैसे हम सहारनपुर वगैरह की साइड जाते हैं तो वहाँ पे रोटी ज़्यादा खा जाएगा, और अगर आप चावल मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा और अच्छा भी नहीं रहेगा। तो यही कारण है कि खान पान भी जो है जलवायु की, वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड करता है। वर्षा वाली फसलें पूर्वांचल में होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य के जो मैदान है। अब मध्य का मैदान अभी इसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे। पठारी और जो तराई वाला क्षेत्र है, जो जैसे ये उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश आ गया, ये सही बना नहीं है फिर भी, ये जो इधर का पठारी क्षेत्र है, नीचे वाला जो पठारी क्षेत्र है और ऊपर वाला ये जो तराई क्षेत्र है, इसके बीच वाला ये जो मैदान पड़ेगा इसको मध्य का मैदान कहा जाएगा। और ये जो मैदान है, मध्य का जो मैदान है, इसकी सीमा कौन डिसाइड करता है, पश्चिम में और पूरब में? तो इधर वाली जो है यहाँ पे यमुना नदी बहती है और इधर जो है गंडक नदी बहती है, तो इन्हीं दोनों के बीच में पड़ता है ये मैदान, यमुना और गंडक के बीच में पश्चिमी और पूर्वी सीमा है इसकी, यमुना और गंडक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो मैदान का निर्माण हुआ है बीच में, ये हिमालयी नदियाँ जो आती हैं अपने अवसाद का निक्षेप करती हैं, गाद वगैरह जो है लेके आती हैं, कांप गाद जो लेके आती हैं उसका निक्षेप करती हैं, वहाँ पर जमा करती हैं, और धीरे धीरे इन मैदानों का बहुत लंबे समय में निर्माण हुआ है। मैदान का ढाल अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का ये जो मैदान बना है इसका ढाल किधर की तरफ है, ये सब पीसीएस में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, आरओ में भी पूछे जा सकते हैं, और क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम होता है। तो मैदान का ढाल इसमें किधर को होता है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल होता है। पश्चिम में ये ढाल तीव्र है। अगर हम इधर से शुरू करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये जो पश्चिम वाला ढाल है, इधर वाला ढाल, ये थोड़ा सा ज़्यादा तीव्र है, ज़्यादा टेढ़ा है। और इधर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे नदियाँ भी जो है इधर बहुत तेज़ बहती हैं, और इधर आते आते उनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि उनका ढाल भी कम हो जाता है और वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्र तल से ये जो मैदान है इनकी ऊंचाई कितनी है, तो ये ऊंचे तो ज़्यादा होते नहीं, तो लगभग इसकी औसतन ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक होती है। ये जो मैदान है समुद्र तल से ये ऊंचाई मापी जाती है, तो ये है 80 से 300 मीटर। और ये जो मैदान है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इन जलोढ़ मिट्टी को भी दो भागों में बांटा गया है, किसमें किसमें, तो बांगर और खादर। देखिए तीन चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, एक भाबर में, दूसरा बांगर में, तीसरा खादर में। तो भाबर अभी हमने देखा जो सबसे उत्तरी हमारा एरिया है उत्तर प्रदेश का, जो कंकड़ पत्थर वाला है, उसको भाबर बोलते हैं, भाभर। और जो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को जो जिससे मैदान बने हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया, बांगर में और खादर में। अब बांगर क्या होता है, तो ये पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल जिसको कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। जो बांगर क्षेत्र होता है यहाँ पे पहले कभी बाढ़ आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। तो ये जो क्षेत्र होगा थोड़ा सा कम उपजाऊ होगा, यहाँ की मिट्टी थोड़ा सा पुरानी हो गई होगी। खादर क्यों ज़्यादा उर्वर होती, खादर को कछार मिट्टी भी कहा जाता है, खादर को जो है कछार मिट्टी भी कहा जाता है। तो खादर में लगभग हर साल जो है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बाढ़ आती है उससे मृदा परिवर्तन हो जाता है, तो ये ज़्यादा उर्वर हो जाती है। बांगर जो है थोड़ी पुरानी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी ये भी है, अच्छी मिट्टी है, लेकिन पहले बाढ़ आती थी, नदी जो नदियाँ लेके आती थी मिट्टी, उसमें ज़्यादा परिवर्तन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब बाढ़ नहीं आती है। और खादर में लगातार हर साल या फिर तो जो है बाढ़ आने लगती है, इसलिए अपेक्षाकृत ये अधिक उर्वर होती हैं। अब इसका एक अपवाद है, जैसे हमने देखा भी कि बांगर और खादर जो है, जहाँ पे खादर वाली मिट्टी होती है बहुत उर्वर होती है, जहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि चंबल नदी जो है, यहाँ पे इससे जो बाढ़ आती है, ये जो जहाँ पे जाती है वहाँ पे अपर्दन बहुत ज़्यादा कर देती है, अपक्षय कर देती है, पूरा ऊपरी परत मिट्टी की नष्ट कर देती है ये जो चंबल नदी, क्योंकि बहुत बीहड़ बनाते हुए चलती है, तो ये मिट्टी को अनुर्वर बना देती है। तभी बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ पे ये चंबल नदी की वजह से काफ़ी
बीहड़ बन चुके हैं, जैसे शोले पिक्चर में दिखता था बीहड़, जहाँ पे गब्बर रहता था, वो सब चंबल नदी वाला ही एरिया था। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पहाड़ जो सबसे नीचे वाला था, सबसे दक्षिण वाला वो क्षेत्र है ये, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का अर्थात दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है। इसको बुंदेलखंड पठार भी कहा जाता है। बुंदेलखंड का हिस्सा कुछ जो है उत्तर प्रदेश में आता है, कुछ जो पूर्वी सबसे उत्तरी जो वाला मध्य प्रदेश है उसमें भी कुछ हिस्सा फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है बुंदेलखंड। इसकी औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर है और कुछ कुछ इसकी चोटियां जो है लगभग 600 मीटर भी हैं, जैसे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की कुछ पहाड़ियाँ जो हैं, कैमूर वगैरह, वो 600 मीटर तक है। औसतन ऊंचाई 300 मीटर हो गई। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो ककरीली उजाड़ मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि ये दक्कन के पठार का विस्तार है इसलिए कंकरीली मिट्टी है। अत्यधिक अपर्दित यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ियाँ जो है एकदम अपक्षय हो चुका है उनका, और इन पहाड़ियों में चूना पत्थर वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। पहाड़ों में जल स्रोत भी मिलते हैं, झरने वगैरह, जैसे मिर्ज़ापुर वगैरह में आपने देखा होगा झरने काफ़ी मिलते हैं। छोटे वृक्ष यहाँ पर होते हैं। भीषण गर्मी पड़ती है बहुत, जो है अगर पूछा जाए कि हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं उत्तर प्रदेश में तो गर्मी बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किधर जाने पर गर्मी बढ़ती है, किधर जाने पर वर्षा बढ़ती है। अब ये बुंदेलखंड वाला एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में क्या क्या पैदा होता है, तो चना, अरहर, सरसों, गेहूँ, ज्वार, वही फसलें पैदा होंगी जहाँ पे जो है पानी की कम आवश्यकता होती है। चना हो गया, अरहर, सरसों, गेहूँ, ज्वार, तो ये हो गई यहाँ की फसलें। अब बुंदेलखंड एरिया में कौन कौन से जिले आते हैं ये चीज़ पूछ ली जाती है, इसको भी हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा, जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो इधर वाला जो एरिया हो गया इसको रुहेलखंड बोलते हैं। इधर वाले एरिया को पूर्वांचल कहा जाता है। ये थोड़ा सा जो सोनभद्र वाला एरिया है इसको बघेलखंड बोलते हैं। इधर नीचे वाले एरिया को बुंदेलखंड कहा जाता है और बीच में ये अवध का पार्ट होता है। तो ये क्षेत्रीय थोड़ा सा विभाजन है, इसको देख लेते हैं। और ये एग्जैक्ट नहीं होता, सिर्फ समझने के लिए होता है। कुछ ज़िले जो है आधा बुंदेलखंड में पड़ते हैं, आधा बघेलखंड में पड़ते हैं। पूर्वांचल के कुछ ज़िले जो है बघेलखंड में भी आते हैं, जैसे सोनभद्र वगैरह। तो बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी इसमें आ गया, झांसी आ गया, सबसे नीचे वाला ही पार्ट है। झांसी, बांदा, ललितपुर जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, महोबा, चित्रकूट, ये सभी बुंदेलखंड के एरियाज हैं। पूर्वांचल की बात करें तो इसमें पूरब के ज़िले आएंगे, वाराणसी हो गया, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, चंदौली, बलिया, मऊ, संत कबीर नगर, बस्ती वगैरह, ये सभी जो है पूर्वांचल के ज़िले हैं। बघेलखंड का कौन सा है, तो सोनभद्र हो गया, पूर्वी प्रयागराज हो गया। कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं रहता किस एरिया की बात हो रही है, जैसे बघेलखंड की बात हो रही है तो उस दिमाग में इमेज नहीं बनती है, तो बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ की बात की जा रही है। तो सोनभद्र और पूर्वी प्रयागराज वाला एरिया जो है बघेलखंड में आता है। फिर रुहेलखंड में बिजनौर, ये वाला जो एरिया है, बिजनौर, बरेली, रामपुर, सहारनपुर वगैरह, मुरादाबाद, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर, ये सभी जो है रुहेलखंड के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी ऊर्जा संसाधन है उसके बारे में देखेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा संयंत्र कहाँ लगा है, मैचिंग में आता है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ये गठन कब किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है। राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का गठन 1980 में किया गया था, लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। कब, 1980 में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब कराई गई थी, तो ये अप्रैल 1959 में 1959 में हुई थी। राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में ही हो चुकी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया था। तो उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था, और लागू कब हुआ था, तो सन 2000 में इसको लागू किया गया था। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। परिषद की स्थापना 59 में हुई थी, 1959 में हुई थी। उसके बाद जो है ये विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन किया गया था 1980 में। और ये जो सुधार अधिनियम आया था विद्युत का, ये सन 2000 में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमारे यहाँ प्रमुख जो ताप विद्युत केंद्र हैं, ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पे लगे हैं, तो यहीं से देख लीजिए मैप के थ्रू। अगर आप मेंस वगैरह में मैप बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये हरदुआगंज अलीगढ़ में स्थित है, हरदुआगंज, और ये सबसे पुराना 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको फिर से पुनर्निर्माण, इसका पुनरुद्धार कराया गया था रशिया की मदद से, यूएसएसआर तब उसको कहते थे, तो उसकी मदद से 1967 में इसका पुनरुद्धार कराया गया था। कहाँ है, हरदुआगंज, तो अलीगढ़ में। इसके बाद ये परीक्षा है, परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र, झांसी में स्थित है यहाँ पर। इसके बाद आता है ओबरा और अनपरा। ओबरा और अनपरा दोनों जो हैं ये सोनभद्र में स्थित हैं। ओबरा जो है इसको रूस की मदद से बनाया गया था, सिंगरौली वाला जो एरिया है वहाँ पर, और अनपरा जो है इसको भारत की भेल कंपनी और जापान की मदद से बनाया गया था।
तो ओबरा अनपरा याद रखना है, सोनभद्र में है। ओबरा रूस की मदद से और अनपरा जापान की मदद से। इसके अलावा एक पनकी में, पनकी कानपुर में स्थित है, यहाँ पे भी एक ताप विद्युत संयंत्र है। कुछ समय पहले इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि इसको विस्तार करना था, इसकी जो क्षमता थी उसको बढ़ाना था। तो ये जो है पनकी कानपुर में स्थित है ये वाला संयंत्र। तो ये इतने याद रखने हैं, 5 जो हैं प्रमुख। नेक्स्ट बात करेंगे एनटीपीसी के कुछ संयंत्र हैं उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन से हैं? ताप विद्युत संयंत्र हैं, कुछ गैस आधारित हैं इसमें, कुछ कोयला आधारित हैं। तो पहले गैस आधारित वाला सिर्फ याद रखना है। 7 टोटल हैं, इनमें से 3 जो है ये गैस आधारित हैं। कौन कौन से? तो दादरी ताप विद्युत संयंत्र, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार ये मैचिंग में आता है। तो दादरी ताप विद्युत संयंत्र गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला ताप विद्युत संयंत्र बरेली में है। फिर औरैया ताप विद्युत संयंत्र जो कि औरैया में ही स्थित है। औरैया ताप विद्युत संयंत्र ये औरैया में ही होगा। तो ये तीनों गैस आधारित संयंत्र हैं जो कि एनटीपीसी के द्वारा लगाए गए हैं। अगला यहाँ पे बात करेंगे कोयला आधारित, इनके 4 संयंत्र हैं एनटीपीसी के। कौन कौन सा है? तो रिहंद ताप विद्युत संयंत्र, ये सोनभद्र में स्थित है। सोन की सहायक नदी है रिहंद, उस पर उसके पास ही स्थित है ये ताप विद्युत संयंत्र है। तो फिर ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र रायबरेली में स्थित है ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र। इसके अलावा टांडा ताप विद्युत केंद्र ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना ये सोनभद्र में स्थित। तो कोयला आधारित कौन कौन सा हो गया? रिहंद हो गया, रिहंद जो कि सोनभद्र का था। फिर ऊंचाहार रायबरेली, टांडा अम्बेडकर नगर, टांडा अम्बेडकर नगर कई बार मैचिंग में आ चुका है। फिर शक्तिनगर सुपर ताप विस्तार परियोजना है ये सोनभद्र में स्थित है। ये तीनों चारों जो हो गए कोयला आधारित एनटीपीसी के संयंत्र हो गए। फिर निर्माणाधीन कुछ है, मतलब अभी बन रहे हैं, बनने की प्रोसेस में है। जैसे मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह इलाहाबाद में है, ये प्रयागराज का एरिया पड़ता है। इसके बाद है बिल्हौर थर्मल पावर प्लांट, ये कानपुर वाला एरिया पड़ता है। फिर टांडा विस्तार ताप विद्युत संयंत्र ये जो है टांडा अम्बेडकर नगर में स्थित है। इसको ताप विस्तार ही है, इसका विस्तार किया जा रहा है। तो ये सब निर्माणाधीन है, मेजा, बिल्हौर और टांडा। आगे बात करेंगे फिर जल विद्युत की। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 7 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो पहली है रिहंद जल विद्युत परियोजना। कई सारी ऐसी परियोजनाएं होती हैं कि उसी नाम पे ताप विद्युत संयंत्र भी होता है। अगर वहीं पे कोई जल विद्युत भी योजना चल रही है तो उसका नाम भी रिहंद ही होगा। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना पीपरी स्थान पर स्थित है सोनभद्र में। रिहंद नदी पर बनाई गई है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो सोन की। और यहाँ पर जो है 6 इकाइयाँ, 6 यूनिट टोटल लगाई गई हैं 50-50 मेगावाट की रिहंद नदी पर। और इसी विद्युत परियोजना की वजह से यहाँ पर एक कृत्रिम झील बनी है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील के रूप में सबसे बड़ी झील है। तो ये याद रखिएगा, ये किस योजना के तहत बनाई गई है? तो रिहंद परियोजना के तहत। अगला जो है ऊपरी गंगा नहर विद्युत क्रम, ये 15.50 मेगावाट इसकी क्षमता है, लगभग 15 मेगावाट की क्षमता है। एग्जैक्ट मत लिखिएगा, लगभग लिखिएगा अगर आप मेंस वगैरह यूपीपीसीएस का दे रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो पथरी मोहम्मदपुर में, यहाँ पर इसमें एक उपक्रम जो है ये सहारनपुर में लगाया गया है, पथरी जगह पर और मोहम्मदपुर जगह पर। ये जो पूरी परियोजना होती है इसके तहत कई सारे बांध बनाए जाते हैं छोटी छोटी यूनिट में। तो पहला तो जो है ये सहारनपुर में लगा है। फिर निर्गाजनी और सलावा मुजफ्फरनगर में लगा है एक संयंत्र। भोला मेरठ में लगा है एक संयंत्र। इसके अलावा पलरा बुलंदशहर में लगा है और सुमेरा अलीगढ़ में लगा है। इतने सारे संयंत्र लगे हैं ऊपरी गंगा नहर विद्युत परियोजना जो है उसके तहत। पथरी ये सहारनपुर में हो गया, निर्गाजनी और सलावा ये मुजफ्फरनगर में हो गया, भोला मेरठ हो गया, पलरा बुलंदशहर हो गया, सुमेरा अलीगढ़ हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे प्री में जो है यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इतना याद रखिएगा कि ऊपरी गंगा नहर विद्युत परियोजना एक यूपी में चल रही है। पूर्वी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना जो है ये 6 मेगावाट की लगभग परियोजना है और सहारनपुर में ये स्थित है, बेलका और बावेल स्थान पर। बेलका और बावेल सहारनपुर में है, वहीं पर ये परियोजना लगाई गई है। फिर ओबरा जल विद्युत केंद्र ये लगभग जो है 99 मेगावाट का है और ये रिहंद नदी पर लगा है सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर सोनभद्र में। फिर माता टीला जल विद्युत परियोजना बहुत बार पूछी जा चुकी है, लगभग 30 मेगावाट की है, बेतवा नदी पर स्थित है। यहाँ पे नदी का नाम भी याद रखना है और कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। अगला यहाँ पर शीतला जल विद्युत परियोजना, ये शीतला और माता टीला दोनों इंपॉर्टेंट है। 3.6 लगभग मेगावाट की है। ये कहाँ पर स्थित है? झांसी में। शीतला झांसी में, माता टीला ललितपुर में। फिर खारा जल विद्युत परियोजना यमुना नदी के तहत है ये और ये सहारनपुर में स्थित है, खारा सहारनपुर। अगला बात करेंगे परीक्षा जल विद्युत परियोजना। परीक्षा जो है बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर में। तो जितनी भी ललितपुर या झांसी में सभी बेतवा नदी पे ही है, आपने देखा होगा। राजघाट हो गया, परीक्षा हो गया, फिर माता टीला हो गया। आगे बात करेंगे लघु जल विद्युत परियोजनाएं किसे कहते हैं? तो जो 25 मेगावाट से कम की परियोजनाएं होती हैं उसको लघु जल विद्युत कहा जाता है। इसकी एक नीति आई थी उत्तर प्रदेश में 2009 में, लघु जल विद्युत नीति।
तो ये नीति कब आई थी या कितने को लघु जल विद्युत कहा जाएगा, तो 25 मेगावाट तक को। इसके अलावा 15 मेगावाट तक की जो जल विद्युत परियोजना होती है उसकी नोडल एजेंसी कौन सी होती है, उसको किसी के तहत रखा जाएगा। 15 मेगावाट तक को रखा गया है यूपी नेडा के तहत। अब यूपी नेडा क्या है, तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अलग से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसका पहले नाम था वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, फिर नया नाम इसका रखा गया उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। तो ये जो है यूपी नेडा, ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो जैसे जल विद्युत है या फिर पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, उसके लिए इसको ये एजेंसी है, एक नोडल एजेंसी है यूपी नेडा। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे टिहरी जल विद्युत परियोजना। ये तो उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी और बिलांगना के संगम पर, लेकिन इसमें जो भागीदार है वो उत्तर प्रदेश भी है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। और दूसरा जो संयुक्त रूप से चल रही है वो है घाटमपुर में एक चल रही है, कानपुर में। घाटमपुर कहाँ पर है, घाटमपुर तहसील कानपुर में है। और ये जो है निवेली लिग्नाइट और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम है, ये दोनों का। लिवेनी लिग्नाइट का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, घाटमपुर में स्थित है। आगे बात करेंगे निजी क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में स्थित है। आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा इसको शुरू किया गया था, बाद में रिलायंस ग्रुप ने इसको अक्वायर कर लिया था। तो रोजा कहाँ है, शाहजहांपुर में। फिर बारा ताप विद्युत गृह बारा में है, प्रयागराज में टाटा ग्रुप के द्वारा चलाई जा रही है। फिर ललितपुर ताप विद्युत गृह, ये ललितपुर में स्थित है, बजाज ग्रुप के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेजा है, जिसको कि आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन रिलायंस ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है शाहजहांपुर में। आगे बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में नरौरा में स्थित है परमाणु ऊर्जा क्रम जो संयंत्र होता है, बुलंदशहर में स्थित है। ये गंगा नदी के किनारे है। ये क्षमता इसकी है 220 मेगावाट। पहली इकाई इसकी लगी थी जनवरी 1991 में। ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक संयंत्र है जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो 1991 में पहली इकाई लगी थी इसकी, उसके बाद जुलाई 1992 में दूसरी इकाई लगी थी। यूपी की जो सौर ऊर्जा नीति है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आरओ का एग्जाम आने वाला है उसमें जो इस नीति के लक्ष्य रखे गए हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो यूपी पीसीएस का आने वाला एग्जाम होगा या फिर जब तक ये नीति चलेगी उसमें भी प्री में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो इसके लक्ष्य वगैरह निर्धारित किए गए हैं उससे क्वेश्चन। और अगर आप मेंस लिख रहे हैं आरओ को, अगर आपको मेंस लिखना है, निबंध लिखना है, तो वहाँ पे भी जब आप पर्यावरण के बारे में कुछ भी लिखें तो सौर ऊर्जा को उसमें मेंशन किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट एक चीज़, जो अगर आप यूपी पीसीएस मेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर तो सीधे सीधे ये नीति पूछी जा सकती है। सबसे पहले इस नीति की घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा की गई थी इसकी 16 नवंबर सन 2022 को। पिछले साल 16 नवंबर 2022 को ये नीति पेश की गई, लेकिन ये अगले 5 साल के लिए वैलिड है, अगले 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो कार्बन में जो पर्यावरण में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कम करना है। एक उद्देश्य जो हमारे पर्यावरण का प्रदूषण है उसको कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और जो गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना है। गैर परंपरागत स्रोत मतलब जैसे कि हमारी पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, या फिर मतलब जो कि पारंपरिक ऊर्जा नहीं है। पारंपरिक में जैसे कोयला हो गया, जिसको एक टाइम पे ये खत्म हो जाएगा, इसका हम सतत प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर ये जो चीज़ें हैं सौर ऊर्जा वगैरह, ये हमेशा चल सकती हैं, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, तो इसी को गैर परंपरागत कहा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस नीति में, तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, जो उत्तर प्रदेश में कौन सी एजेंसी है जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसकी देखरेख करती है, उसका जो सारा क्रियान्वयन करती है, वो है यूपी नेडा। यूपी नेडा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो यूपी नेडा जो है इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, तो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर को सौर पार्क बनाने के लिए, सोलर पार्क जो बनता है जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसके लिए गाँवों से जो ग्राम पंचायत होती हैं वहाँ से भूमि प्रोवाइड की जाएगी जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको। और ये जो भूमि दी जाएगी उसके बदले में जो है सरकार उनसे किराया भी लेगी। तो वो रेंट कितना रहेगा, तो 15,000 रुपये पर एकड़। हर साल 1 एकड़ का जो किराया रहेगा वो 15,000 रुपये का रहेगा प्रति वर्ष। और ये कितने समय के लिए प्राइवेट सेक्टर ले सकता है, तो 30 साल के लिए इसका आवंटन किया जाएगा। 15,000 रुपये पर एकड़ प्रति वर्ष। तो ये चीज़ें हैं, ये कितना, ये फैक्ट जो है ये पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 5 वर्ष में जो सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा कि अगले 5 साल के लिए इस नीति के तहत हमें कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन करना है, तो 22,000 मेगावाट हमारी सौर ऊर्जा की जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, 22,000 मेगावाट।
और इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो सोलर पार्क से, जो सोलर पार्क बनेंगे बड़े बड़े, सबसे ज़्यादा उसी से उत्पादन होना है। तो 14,000 मेगावाट जो है सोलर पार्क से उत्पादन होगा। सब चाहे याद रहे चाहे नहीं, लेकिन ये वाला जरूर याद रहना चाहिए कि 22,000 मेगावाट जो है अगला 5 साल का लक्ष्य है। तो 14,000 मेगावाट सोलर पार्क से। इसके बाद जो है आवासीय जो रूफटॉप होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उस रूफटॉप पे 4500 मेगावाट वहाँ से, जो इसकी मतलब लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आवासीय रूफटॉप से 4500 मेगावाट हमें उत्पादित करना है। और इसमें जो है कहा गया है कि जो छोटे छोटे संयंत्र लगाए जाएंगे घरों वगैरह के ऊपर, उसमें अगर आपकी जो क्षमता अगर पूर्ति हो जाती है, जितनी आपकी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो उसको आप बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो रूफटॉप जो गैर आवासीय हैं, जहाँ पे लोग नहीं रहते, जैसे कोई सरकारी संस्थान हो गया या फिर मतलब हमेशा नहीं रहा जा रहा है, आवासीय नहीं है वो, कोई स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया या गवर्नमेंट स्कूल हो गया, उसकी छत पे मतलब रूफटॉप पे जो 1500 मेगावाट की इसके लिए लक्ष्य रखा गया। 1500 मेगावाट जो है गैर आवासीय के लिए और 4500 मेगावाट आवासीय के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो कुसुम योजना है, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जो पार्क मतलब सोलर सेल स्थापित करने के लिए, सोलर पार्क स्थापित करने के लिए, संयंत्र लगाने के लिए, जो कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी मिलती है, उस योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत कितना उत्पादन होगा, तो 2000 मेगावाट। ये सब 22,000 मेगावाट के अंतर्गत ही आएगा। 22,000 मेगावाट जो टोटल लक्ष्य है उसी में ये सब डिवाइड है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक चीज़ और इसमें जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 5 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता का अगर कोई भी सोलर पार्क है, चाहे प्राइवेट सेक्टर ने लगाया हो या कहीं पे भी जो लगा हो, तो 5 मेगावाट से ज़्यादा है तो उसके लिए पूंजी दी जाएगी, उसके लिए जो है थोड़ा बहुत सहायता किया जाएगा, उपादान दिया जाएगा। कितना उपादान, तो पर मेगावाट, 1 मेगावाट जैसे उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए 2.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जो भी उत्पादन करने वाली जो संस्था होगी, जो बिजली को बेचेगी, 2.5 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे पर मेगावाट पे, अगर 5 मेगावाट से ज़्यादा की क्षमता का सोलर पार्क है तो। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके तहत, इस नीति के तहत अयोध्या को जो है मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। मॉडल सोलर सिटी के रूप में एक ही जो है शहर विकसित किया जाएगा, जो कि है अयोध्या। फिर इसके बाद सोलर सिटी के रूप में किसको किसको विकसित करना है, ये तो हो गया मॉडल सोलर सिटी अयोध्या। सोलर सिटी के रूप में जो है 16 जो हमारे नगर निगम है, टोटल 17 नगर निगम है, उसमें से एक तो निकल गया जो कि ये मॉडल बन गया ये अयोध्या। 16 नगर निगम में जो है सोलर सिटीज़ को बनाया जाएगा, साथ साथ नोएडा को भी सोलर सिटी बनाया जाएगा। 16 नगर निगम प्लस नोएडा को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये जो शहर हैं, जितने भी सोलर सिटी वाले शहर बनेंगे, इनकी जो टोटल जो विद्युत आवश्यकता है, जितनी भी इनको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, उसका 10% जो है सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि अगले जो साल हैं, जितने भी साल आने वाले हैं, उसमें जो है हमारा लक्ष्य यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि टोटल बिजली इन शहरों में जितनी लग रही है 10% जो है सौर ऊर्जा से आए। ये कब तक पूरा होता है वो अलग बात है। नेक्स्ट बात करेंगे, रोजगार में वृद्धि होगी इससे, जो ये सौर नीति आई है इसके तहत भी रोजगार दिए जाएंगे। तो कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने लोगों को, 30,000 युवकों को जो है सौर ऊर्जा संयंत्र जितने भी लगेंगे उनकी मॉनिटरिंग की जानी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी की जाएगी। तो उसके लिए कुछ रख रखाव वगैरह के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। तो 30,000 युवकों को इसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इनको क्या कहा जा रहा है सौर ऊर्जा नीति के तहत, तो इनको सूर्य मित्र कहा जा रहा है। सूर्य मित्र, तो सूर्य मित्र किससे संबंधित है, ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है, किससे संबंधित है, तो सौर ऊर्जा नीति से, या जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे उसमें जो जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा उनसे संबंधित है। तो ये इतनी चीज़ें जो है सौर ऊर्जा नीति के बारे में, बस इतना आपको पता रहे तो इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। इसके अलावा आरओ का या यूपी पीसीएस का या दोनों का कंबाइंड ग्रुप में कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।